हेलो, नमस्कार। श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट में आप सभी का स्वागत है। श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले कई दिनों से देश के विविध क्षेत्र के टॉप लीडर्स होते हैं, उसका सेमिनार करके पूरी जनता को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, देश की एनजीओ को गाइडेंस कैसे मिले, प्रॉपरली काम कैसे आगे बढ़े, उसके लिए ये लाइव सेमिनार वेबिनार योजते हैं। आज हमारे बीच मुंबई के बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट माननीय श्री हसमुख भाई जोबनपुत्रा है। हसमुख भाई, श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट प्रायोजित ये सेमिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरू भाई। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 18 सालों से राजकोट और अभी तो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन सेवारत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीवदया, शाकाहार, अभयदान, गौ सेवा, गौ रक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, एडवोकेसी का काम करते हैं, लॉबिंग का काम करते हैं, अबोध जीवों के बेनिफिट के लिए लाइजनिंग का भी काम करते हैं। और हर हमारा ऐसा माना गया है, जाना गया है कि खास करके जो सेवाकीय संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होती हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जो बहुत सारे मैनेजमेंट कोलैप्स भी होते हैं, क्योंकि ये सब इट्स ए काइंड ऑफ ऑनररी सर्विस। जो ट्रस्टी होते हैं वो भी ऑनररी सर्विस देते हैं, मोर और लेस जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी ज्यादातर सेवा भावना से कार्य करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का बहुत सारा लेकिंग होता है। और अभी तो हम सबको मालूम है कि पूरा विश्व डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है, कंप्लायंस की ओर जा रहा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अनइंटेंशनली जो सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, उनके जो रेगुलेशंस होते हैं, खास करके हम फाइनेंशियल अनुशासन के बारे में ही आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ कल्याण मित्र, हमारे बड़े भाई जैसे और हमारी संस्था के एक पिलर, मुंबई के एक बहुत बड़े पिलर, बहुत बड़े समाज सेवक हमारे हसमुख भाई जोबनपुत्रा आज हमारे साथ अपने व्यस्त समय में से समय निकल के आज हमारे साथ जुड़े हुए। हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी एक राष्ट्रीय स्तर पे ख्यातनाम हस्ती आज हम सबको ऑनररी मार्गदर्शन के लिए अपने व्यस्त समय में से, आज तो आप हम सबको मालूम है मुंबई में ये तो पीक आवर्स होते हैं और सर के भी बहुत सारे कमिटमेंट भी होते हैं, ऑनररी भी बहुत सारे कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट भी होते हैं। फिर भी उन्होंने हमारे प्रति प्यार और सद्भाव के हिसाब से अपना समय निकाला और हम सबको मार्गदर्शन देना उचित समझा। मैं बहुत आदर और गौरव के साथ हसमुख भाई जोबनपुत्रा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्वागत और अभिवादन करता हूं। और जैसा कि मैंने आज का विषय स्पष्ट किया कि जितने भी खास करके गौशाला है, पांजरापोल है, बाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है या कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है होती है, जो एनजीओ होती हैं, उसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो अकाउंट्स का जो पोर्शन देखते हैं, ऑडिट का जो पोर्शन देखते हैं, वो कंपेरेटिवली कम नॉलेज वाले, कम एक्सपीरियंस वाले, एक्सपर्टाइज वाले होते हैं। या ऐसा भी बोल पाएंगे कि इतने टेक्नोसवी नहीं होते, युगलक्षी नहीं होते। मैं उनके इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑनररी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे लोगों की सेवा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है और उसी के द्वारा तो ये सब चलता है। बट वो बोलते हैं ना, एक होता है भाव और दूसरा होता है विज्ञान। और तो जैसे बोलते हैं कि भाई ये उसका ऑन पेपर भी हम सबको साउंड होना पड़ेगा, ताकि अनइंटेंशनली हम कोई एरर न कर बैठे और अपने अनइंटेंशनली अपने ट्रस्ट को या अपने आप को भी कोई जो लीगल कंप्लायंस में कोई हमारे ओर से एरर ना हो पाए। तो मैंने आज का विषय स्पष्ट कर दिया है। हमारे जो फेसबुक पेज पे आप सबको विदित है कि हमारे 2.25 लाख के करीब हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उन सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेमिनार है, वेबिनार है। और आज श्री हसमुख भाई जोबनपुत्रा जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं, तो इस सौभाग्य का हम सब लाभ लेवें और आज इमीडिएटली ये पूरे जो स्ट्रीमिंग है उसको शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें, लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए, समझ पाए। और आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसको भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बाद में भी कोई आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो बाद में भी हम जोबनपुत्रा साहब से विनती करेंगे
कि इन फ्यूचर भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो भी हम उनका ऑनररी मार्गदर्शन लेंगे। तो बहुत आदर और विनय के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मार्गदर्शक श्री हसमुख भाई जोबन पुत्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई। आदरणीय हसमुख भाई जोबन पुत्रा साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना मार्गदर्शन दें। थैंक यू मित्तल भाई, थैंक यू सो मच आपके बहुत अच्छे शब्दों के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा फाउंडेशन, आप, धीरू भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा रखी है। इस चर्चा का महत्व इसलिए है कि जो भी ट्रस्ट है या तो एनजीओ है, वहाँ हम वॉलंटरी सब काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ज्यादा करके लोगों से पैसा लेके सेवा का काम करते हैं। पीपल डोनेट द मनी एंड वी कलेक्ट द मनी एंड वी स्पेंड द मनी। सो एक हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी बन जाती है कि हम उस हर एक पैसे का जुडिशियसली पूरा उपयोग करें। इसलिए तो नाम ट्रस्टी रखा गया है, जो ये संचालन करते हैं उनका नाम ट्रस्ट पैसे रखा गया है, ट्रस्टी। तो मैं ये बता रहा था कि आज का ये वेबिनार का महत्व इसलिए है कि हम कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, उसमें हमारे तो खुद कुछ पैसे डालते हैं, लेकिन लोगों से पैसा डोनेशन के रूप से लेते हैं। और ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि ईच एंड एवरी रूपी इज जुडिशियसली यूज फॉर द पर्पस फॉर विच वी आर कलेक्टिंग। जिसके लिए हम उसका कलेक्शन कर रहे हैं उनका यूज हो। अभी होता ऐसा है, जैसे मित्तल भाई अभी बता रहे थे, अनइंटेंशनली अगर हम कुछ लॉ नहीं जानते हैं, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट का लॉ है, इनकम टैक्स का लॉज है, तो उनका नतीजा ये है कि हमें पेनल्टी लगती है, हमें इंटरेस्ट लगता है। तो ये हो जाता है कि अच्छे काम के लिए हुए पैसे गवर्नमेंट की तिजोरी में चले जाते हैं, और ट्रस्टी लोगों को भी परेशानी होती है, डिपार्टमेंट उनको परेशान करता है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है हर एक ट्रस्ट के लिए कि जो एटलीस्ट मिनिमम कंप्लायंस है वो जाने। We don't require expert accounting principle or expert knowledge. आज का मेरा ये महत्वपूर्ण कहना ये होगा कि आज मैं जो बात कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात नहीं कर रहा हूं, संस्थाओं के ट्रस्टी से बात कर रहा हूं, और मैं आपको जितना हो सके उतना सिंपल में समझाऊंगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारी ड्यूटी है, और फिर आगे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई कंसल्टेंट हो, उनको कंसल्ट करना है। क्योंकि अगर ये दोनों विषय में मैं पूरा बोलने जाऊं तो 3-3, 4-4 घंटा भी कम पड़ेगा, इतने प्रोविजन से। दूसरी बात सबसे बड़ी ये हुई है कि आजकल डिजिटल की वजह से कंप्लायंस इतने बढ़ गए हैं। तो हमारे हर ट्रस्ट में, जैसे मित्तल भाई और धीरेन्द्र भाई बता रहे थे, कि इतने कॉम्पिटेंट आदमी नहीं होते, और हम कभी कभी मैं काफी ट्रस्टों से कहता हूं कि आप इसमें लोभ मत करिए, अच्छे एजुकेटेड आदमी को रखिए, कॉम्पिटेंट आदमी को रखिए, जिससे कोई हमारा जो कंप्लायंस में कोई चूक न हो और हमें पेनल्टी, इंटरेस्ट या कुछ न लगे। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोविजंस और कंप्लायंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप अगर चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाहता है तो वो ऐसे ही विदाउट रजिस्ट्रेशन पैसा कलेक्ट करके नहीं कर सकते। एक आध बार किया कोई, ठीक है, 2, 5, 10, 25 हजार रुपया, लेकिन आप रेगुलर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको ये एक्टिविटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ही करनी होती है। आप नहीं करो तो एक गुनाह है। तो अभी आगे इसकी प्रोसीजर क्या है। अगर कोई आदमी, कोई ग्रुप मिलके, जैसे करुणा फाउंडेशन कर रहा है, सद्भावना वृद्धाश्रम कर रहा है, ऐसी कोई अच्छी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसकी सिंपल प्रक्रिया क्या है कि हमसे सबसे पहले ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है। एक सेटलर होते हैं जो कुछ अमाउंट उसमें रखते हैं, और वो नक्की करते हैं कि ये ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, हेतु क्या होगा। जैसे एनिमल का है कि एनिमल प्रोटेक्शन, सद्भावना का है कि भाई हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनकी देखभाल करना, मंदिर का ये होता है कि हम धार्मिक विधि करें। ऐसे अलग अलग ट्रस्ट के अलग अलग होते हैं। तो रिलीजियस और ये सब एक्टिविटी चैरिटेबल ट्रस्ट में आती है, जो डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर। तो हमें उनके ऑब्जेक्ट्स नक्की करने कि हम इस ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करना चाहते हैं। हम, जैसे मैंने कहा, एक सेटलर है तो उनकी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो
तो वो प्रॉपर्टी रखनी चाहिए एंड हमें ट्रस्टी अपॉइंट करने चाहिए। तो अगर ये 3 चीज हो गई और ये सब चीज को राइटिंग में किया गया, उसको हम हमारी सामान्य भाषा में ट्रस्ट डीड कहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी, सेटलर, ऑब्जेक्ट्स और ट्रस्टी इनका कौन संचालन करेंगे, तो ये हो गया ट्रस्ट डीड। तो ये ट्रस्ट डीड पहले बनता है और ये ट्रस्ट डीड बनाने के बाद 90 दिन के अंदर, विद इन 19 डेज, आपको इसको चैरिटी कमिश्नर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसा मेरा ट्रस्ट डीड बन गया, मेरे पास सिर्फ 90 दिन का टाइम है, मुझे चैरिटी कमिश्नर में जाना है। आपकी एप्लीकेशन जाने के बाद चैरिटी कमिश्नर आपको बुलाएंगे, इंक्वायरी, जिसको इंक्वायरी कहते हैं, इंक्वायरी करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य जानना ये होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स है वो चैरिटेबल है। अभी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में जनरल क्या आता है, रिलीफ टू पुअर, मेडिकल और काफी हेल्प टू नीडी पीपल, हेल्प टू एनिमल्स, एनवायरमेंट, वेरियस एक्टिविटी ऐसी जो होती है जिसको चैरिटेबल में डिफाइन किया गया है। अगर वो आपके चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने बाकी सब चीजें बराबर सही तरीके से की है, तो आपकी हियरिंग के बाद चैरिटी कमिश्नर आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद यू बिकम ए रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट। तो ये पब्लिक ट्रस्ट बनने के बाद आप आपकी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बाकायदा बैंक अकाउंट जब आप खोलने जाएंगे तो आपको ट्रस्ट डीड, ट्रस्टियों का नेम एंड एड्रेस, उनके पैन नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम चैरिटी कमिश्नर, ये चीज बैंक आपसे डिमांड करती है। इतना सबमिट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है और आप एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। अब ये एक्टिविटी शुरू करने के बाद आपको एक और काम करना है, क्योंकि हमारे 2 एक्ट है जो चैरिटेबल ट्रस्ट को रूल करते हैं, बॉम्बे पब्लिक, गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इमीडिएटली इनकम टैक्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना। मैं पहले थोड़े सिंपल में आपको जो पब्लिक ट्रस्ट के कानून है वो समझाऊंगा, उसके बाद हम सेकंड में आएंगे इनकम टैक्स में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इनकी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ जिस हेतु आपने रजिस्टर किया है उस मेन ऑब्जेक्ट्स है उसको करना चाहिए। दूसरे भी आप छोटे मोटे चैरिटेबल काम कर सकते हो, ऐसे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट्स है उसमें आपको काम करना है। और जैसे आपने ट्रस्ट रजिस्टर हो गया, चैरिटी कमिश्नर ने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, फिर आपको छोटी फॉर्मेलिटी होती है। सबसे बड़ी जो गलती होती है ट्रस्टों में वो ये होती है कि हम मिनट्स बुक मेंटेन नहीं करते हैं। आपका ट्रस्ट का काम करने का कोई भी एविडेंस, ट्रस्ट में आप क्या कर रहे हो, किस तरह से आपको ऑथोराइज किया गया, बिकॉज दिस इज नॉट योर मनी, ये आपके पैसे नहीं है, आप ट्रस्टी है। वर्ल्ड ट्रस्ट जो है, हम भरोसा जो बोलते हैं, किसी और लोगों ने आप पे भरोसा रखा है इसलिए आपको ट्रस्टी बोले जाते हैं। तो आपको हर चीज उसको इसी तरह से प्रूव करनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिनट्स बुक आपको मेंटेन करनी है, बराबर। तो आपको जो जो निर्णय लेते हैं ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग में, आपके जो ट्रस्ट डीड होते हैं उसमें प्रावधान होते हैं कि साल में कितनी ट्रस्ट बोर्ड की मिनट होनी चाहिए। जनरली एवरी 3 मंथ्स ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग होती है, वो आपको करनी है। उनका एजेंडा, उनकी मिनट्स, ये सब करना है। और मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल कोई भी आपकी कार्यवाही के अगर किसी ने चैलेंज किया तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है कि हम ट्रस्टी लोग ने मिलके ये निर्णय लिया था और इनका एक कंक्लूजिंग एविडेंस है। सो मिनट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं पब्लिक में किसी ने आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन कर दी, पब्लिक ने कहीं ऑब्जेक्शन लिया कि भाई आपने ये काम कैसे किया, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी मिनट्स बुक है, आप देख लीजिए, पूरी ड्यूली रिकॉर्डेड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कार्यवाही शुरू करो और मिनट्स बुक। एक जो सामान्य गलती जो दूसरी होती है ट्रस्ट में वो है बोरोइंग। आप ट्रस्ट के अंदर कभी भी कोई बोरोइंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ चैरिटी कमिश्नर। कभी भी आपको पैसे की शॉर्टेज हुई तो आपको डोनेशन से ही काम करना है, आप बोरो नहीं कर सकते। मतलब टोटल बैन नहीं है, लेकिन आपको चैरिटी कमिश्नर के पास जाना होता है
कि ये पैसे हम बैंक से या तो किसी और से बोरो करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, और सब्जेक्ट टू योर प्रोजेक्ट्स बैंक में ग्रांट यू लोन, बट चैरिटी कमिश्नर की परमिशन सबसे पहले जरूरी है, बिकॉज विदाउट योर परमिशन ऑफ चैरिटी कमिश्नर बैंक आपको लोन नहीं देगी। सो ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट है चेंज रिपोर्ट। ट्रस्ट का आपका रजिस्टर होने के बाद अगर आपके ट्रस्ट में कोई भी चेंज होता है तो आपको चैरिटी कमिश्नर के अंदर विद इन 90 डेज 30 दिन के अंदर चेंज रिपोर्ट फाइल करना होता है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपको याद रखना है, कोई भी चेंज हुआ आपका ट्रस्टी के अंदर या तो कोई प्रॉपर्टी में या तो कोई चीज में, तो आपको एक चेंज रिपोर्ट फाइल करना होता है, और वो विद इन 90 डेज आपको चैरिटी कमिश्नर में फाइल करना होता है। पहले ये प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं था, लेकिन अभी लास्ट 2 साल से इनकम टैक्स में भी प्रोविजन आया है कि आपके ट्रस्ट में कोई भी चेंज आए तो आपको इनकम टैक्स को भी जानकारी देनी है। तो याद रखिए कि आपके ट्रस्टी में चेंज हुआ या तो कोई प्रॉपर्टी आपने ली, कोई चेंज हुआ, किसी ट्रस्टी का डेथ हो गया, कोई नए ट्रस्टी आए, तो उनकी एक प्रोसीजर है। मैं प्रोसीजर में नहीं जाता हूँ क्योंकि काफी लंबा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कंसेंट लेटर ब्ला ब्ला ब्ला, तो अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने पास समय की मर्यादा है। तो आपको यह सिर्फ याद रखना है कि मेरे ट्रस्ट में कुछ चेंज हुआ तो मुझे चेंज रिपोर्ट फाइल करना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अकाउंट्स। हर ट्रस्ट को अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और वो अकाउंट्स आपको साल के बाद ऑडिट करने होते हैं। हर ट्रस्ट का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही हो सकता है, आप दूसरा कोई अकाउंटिंग ईयर नहीं रख सकते। तो आपको बहुत तकेदारी रखनी है कि सिर्फ अप्रैल टू मार्च ही हम करेंगे, और उनका ऑडिट करा के 30 सितंबर के पहले चैरिटी कमिश्नर और इनकम टैक्स में फाइल करना होता है। तो आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन, नो बोरोइंग, मिनिट्स, अकाउंट्स और फाइलिंग एंड चेंज रिपोर्ट। ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हर एक ट्रस्टी को याद रखने होते हैं। और एक बड़ी चीज है बजट। हर ट्रस्ट को बजट फाइल करना होता है। उस साल के शुरू होने के पहले, बजट बोलते ही उनको है कि आप एडवांस में बनता है, अगर आपके साल के शुरू होने के पहले 28 फरवरी को आपको चैरिटी कमिश्नर में बजट फाइल करना होता है। उनकी एक लिमिट है कि इतने रुपये, लेकिन आप जनरली दिमाग में ये रखे लिमिट में मत जाए कि 10,000 है, 15,000 है, क्योंकि आप बजट फाइल करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। कभी एक साल आपका इनकम कम है, दूसरे साल ज्यादा है, तो आप एक डिसिप्लिन रखिए कि हर साल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई इनकम में 28 फरवरी पे पहले, मतलब साल शुरू होने के पहले आप बजट फाइल करेंगे। दूसरा एक जो प्रावधान है जो अभी हाईकोर्ट ने स्टे दी है कि आपके ग्रॉस कलेक्शन ऊपर चैरिटी कमिश्नर कंट्रीब्यूशन चार्ज करती है, वो 9C फॉर्म आता है। लेकिन अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल उन पे स्टे दिया हुआ है, मैटर चालू है। तो अगर वो क्या आगे आता है, ये कंट्रीब्यूशन इसलिए था कि चैरिटी कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन चार्ज होता था। एवरेज ये 2% ऑफ योर ग्रॉस इनकम था। लेकिन जब एटलीस्ट मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी कि भाई हमें मालूम तो हो चैरिटी कमिश्नर के पास कितने पैसे हैं। तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की तो ये बताया गया कि 258 करोड़ रुपीस चैरिटी कमिश्नर के पास पड़े हैं। तो हाई कोर्ट ने बताया कि भाई आप जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको क्या जरूरत है, तो उन्होंने टेम्पररी स्टे दिया है। लेकिन अगर वो स्टे उठ गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भरना पड़ेगा, तो हर ट्रस्ट को ये कंट्रीब्यूशन भी भरना पड़ेगा। इसलिए हम हर एक ट्रस्ट को एडवाइस करते हैं कि हर साल आप एक अमाउंट रिजर्व में रखिए। कल अगर ये अपील हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो फिर आपके पास उस टाइम इतने सालों के पैसे नहीं हो गए तो आप कहां से भरेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कंट्रीब्यूशन के पैसे आप रिजर्व में रखिए, उनको स्पेंड मत करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो फिर कोई सवाल नहीं है उसका। उसके बाद ये बेसिक ट्रस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि हर एक ट्रस्ट में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट नहीं है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक है, कुछ स्टेट में। अदरवाइज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 आपको अप्लाई होता है। जो स्टेट के अंदर पब्लिक ट्रस्ट ऑफिस नहीं है, गुजरात में पब्लिक ट्रस्ट है, महाराष्ट्र में है, मेरे जानकारी के हिसाब से कर्नाटक में है, लेकिन काफी स्टेटों में, दिल्ली जैसे दिल्ली में पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, तो वहां इंडियन ट्रस्ट एक्ट
1882 लागू होता है, उनके प्रावधान आपको फॉलो करना है। ये बेसिक बात हो गई चैरिटी कमिश्नर की, सिंपल मैंने आपको समझाया है। और आपको हमेशा एक याद रखना है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई आज हसमुख भाई ने बताया था चेंज रिपोर्ट फाइल करना है, बजट फाइल करना है, अकाउंट्स करना है, तो आपको आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करना है, बिकॉज यू आर द ट्रस्टी। आई एम प्रिज्यूमिंग कि आज के हमारे सब लिस्नर ट्रस्टी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको सब मालूम होता है। तो आपके सीए के पास आपको जाना है और बोलना है साहब ऐसे कुछ बात हमारे दिमाग में है, तो हम इसको आगे कैसे करें। क्योंकि मैंने जब शुरुआत में बताया बिगिनिंग में कि हर एक डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी है, और हम जो पैसे कलेक्ट करते हैं लोगों से वो अच्छे काम के लिए करते हैं। अगर अच्छे काम के लिए हुए पैसे अगर पेनल्टी में चले गए, गवर्नमेंट में चले गए, तो ये भी अपने को एक दिमाग से ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है। तो इसलिए आपको ये सब कंप्लायंस करना होता है। अभी सेकंड पोर्शन है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशन काफी है, आपकी इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, तो इसलिए उन्हीं ट्रस्टों को एग्जम्पशन मिलता है जो ट्रस्ट इनकम टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो उनकी एक पूरी प्रक्रिया है, सेक्शन 12A में आपको रजिस्टर करना है, और काफी चेंज उसमें हुए हैं। अभी लेटेस्ट भी चेंज हुए, तो जो पहले के ट्रस्ट थे उनको भी रिन्यू करना था, वो अभी सब प्रोसीजर मेरे ख्याल से पूरी हो गई। लास्ट डेट 31 मार्च 2022 था, तो मुझे लगता है कि सभी ट्रस्टों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। नए ट्रस्टों को भी ये विद इन 6 मंथ आपको अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ अगर डोनर को एग्जम्पशन चाहिए, तो आप जो कॉमन जानते हो, हम बोलते हैं ATG, तो ATG में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ATG में रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट ये है कि आपके डोनर को 50% एग्जम्पशन उनके इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में मिलेगा। तो ज्यादातर डोनर यही प्रीफर करते हैं जहां ATG है, वहां वो ज्यादा डोनेशन देते हैं। तो आपको 12A और ATG को आपको अप्लाई करना है। उनकी जो प्रोसीजर पार्ट में मैं नहीं जाता हूं, जो डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, 3 साल के अकाउंट, फिर ट्रस्टी करना, वो पूरी एक प्रोसीजर है। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना है। सिंपल आपको सीए को बोलना है कि मुझे ATG चाहिए, मुझे 12A का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और ये वो अप्लाई कर देंगे। और या किसी भी हमारे जैसे जो समाज में काम कर रहे हैं, वो भी हमको, जैसे मैं लायंस क्लब में हर एक क्लबों को हेल्प करता हूँ ये सब करने के लिए, लेकिन हम फॉलो अप के लिए आप पे छोड़ देते हैं, आपको कंप्लायंस करके दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये करना है। और ये करने के पहले आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होता है, पैन नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो पैन नंबर बहुत जरूरी, और TDS का टैन नंबर भी ट्रस्ट को लेना है। काफी ट्रस्टों को ऐसी दिमाग में है कि ट्रस्ट को TDS नहीं काटना है, ऐसा नहीं है। TDS ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल है। अभी आप मुझे कहोगे मुझे कहाँ TDS आएगा, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, एक जैसे आपने वृद्धाश्रम बनाया, एक एनिमल के लिए हॉस्पिटल बनाई, तो उसका आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पेमेंट आप करोगे उसमें आपको TDS काटना है। किसी बड़े प्रोफेशनल आदमी की आपने सलाह ली, उसने आपको चार्ज किया, तो वहां TDS काटना है। तो आपको याद रखना है कि आपको TDS भी भरना है, और इसके लिए TDS का भी नंबर आपको लेना है, पैन नंबर लेना है और टैन नंबर लेना है। फिर आपके अकाउंट्स के बारे में बात की, अकाउंट्स आपके हो गए। हर एक ट्रस्ट को अकाउंट्स ऑडिट करना है। कुछ बेसिक एग्जम्पशन है, बहुत छोटा एग्जम्पशन है, लेकिन आप एक डिसिप्लिन के तौर से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तौर से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप ऑडिट करवाना चाहिए, क्योंकि आप समाज के पैसे से काम कर रहे हैं, तो आपको ऑडिट करना है। अभी ऑडिट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे हम व्यापार में हमारे इंडिविजुअल रिटर्न भरते हैं, उसी तरह से आपको ट्रस्ट का रिटर्न भरना है। अगर आप टाइम में नहीं भरोगे तो उनकी पेनल्टी है। तो बार बार मैं ये कर रहा हूँ कि कोई चीज ट्रस्ट की हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारा एक भी पैसा कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट या कोई इस तरह से न जाए जो हम जिस कार्य के लिए पैसे लिए है उसमें न लगाएं। अभी आप कहोगे कि भाई ट्रस्ट को इनकम टैक्स, काफी गवर्नमेंट ने सोच के एग्जम्पशन दिए हुए, काफी एग्जम्पशन इनकम टैक्स ने दिए, और ये इसलिए दिए हुए कि गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई जो पैसे अच्छे काम के लिए आते हैं, अगर वो सही रूप से यूज होते हैं तो हमें टैक्स नहीं लेना है, क्योंकि 100% मनी जो आया वो अच्छे काम में लग जाए।
लेकिन आपको सावधानी रखनी है कि आपको एग्जम्पशन मिले। तो मैंने जैसे बोला 12A का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो 12A लेने के बाद आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। अभी सबसे पहले एग्जम्पशन आपको सिंपल है कि आपको 15% आपके इनकम का ऑटोमेटिक एग्जम्पशन है। आपको 85% स्पेंड करना है। अगर आप 85% स्पेंड करते हो, 15% रिजर्व में रखते हो, तो आपको कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो ये प्रावधान इसलिए है कि नहीं तो ट्रस्ट पैसा इकट्ठे करते जाएगा और खर्चा करेगा नहीं जो हेतु के लिए लिया था। तो गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं भाई, आप जब पैसा कलेक्ट करते हो तो उनको स्पेंड करो। अगर आप स्पेंड करोगे, फिर हम सोचते हैं कि भाई कुछ अमाउंट ट्रस्ट के पास रहनी चाहिए, तो आपको 15% अलाउड कर दिया रिजर्व में। पहले ये 25% था, अभी 15% किया है। कभी 85% स्पेंड करो आप एग्जम्पशन। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जम्पशन जो ट्रस्ट को मिलता है वो है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपका डोनर आपको लिख के देता है कि भाई दिस इज ए स्पेसिफिक डोनेशन टू ए ट्रस्ट फंड और फॉर पर्टिकुलर फंड, तो उस पर आपको इनकम नहीं लगता है। लेकिन उसमें आपको बहुत जानना होता है कि लेटर ऑफ डोनर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डोनर की इच्छा होनी चाहिए कि स्पेसिफिक डोनेशन है, ट्रस्टियों की नहीं। इसलिए आपको डोनर से एक लेटर चाहिए कि भाई ये स्पेसिफिक डोनेशन में आप मेरा डोनेशन स्वीकार करिए। और वो डोनेशन आप स्पेंड नहीं कर सकते, उनकी इनकम स्पेंड कर सकते हो। तो आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक डोनेशन लेके फिर उनको रिजर्व में लिया जाए और उनकी इनकम स्पेंड की जाए। तीसरा, फॉर डोनेशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग फंड, आपको बिल्डिंग बनानी है। अगर आप पैसे आए और उसमें 30% आप टैक्स भर दो, तो गवर्नमेंट को ये सोचा हुआ है, गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं चलो इस तरह से जो कोई फंड आता है और वो स्पेंड फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट और पर्टिकुलर फंड, वहां भी आपको इनकम टैक्स नहीं है। एक और इनकम आपको एग्जम्पशन है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे आए लेकिन आप इमीडिएटली स्पेंड नहीं कर सके। जैसे कि किसी डोनर ने आपको 29 मार्च को एक 10 लाख का चेक दिया, तो आप 31 मार्च के पहले कैसे यूज करोगे? तो उसमें भी एक प्रावधान है, फॉर्म नंबर 9 करके फॉर्म है। मैं प्रोसीजर में आज ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो उसमें ऐसा है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखना है फॉर्म भर के कि भाई इस पैसे हमको आए हैं लेकिन इमीडिएटली हम स्पेंड नहीं कर पा रहे, हम इस पैसे को नेक्स्ट ईयर में स्पेंड करेंगे क्योंकि कुछ रीजन की वजह से। जैसे मैंने एक स्पेसिफिक आपको एग्जांपल दिया कि 29 मार्च को चेक आया, 25 मार्च को चेक आया, आपके बैंक में क्रेडिट ही 30 मार्च को हुआ, तो आप स्पेंड कहां से करोगे? तो उसमें भी आपको एग्जम्पशन है, लेकिन कंडीशन है कि नेक्स्ट ईयर आपको ये पैसे स्पेंड करने हैं। तो काफी ये चीजें हैं जो आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो आप अगर बराबर प्लानिंग करो, हमारे बम्बई में कितने ऐसे ट्रस्ट, एक बहुत फेमस हमारा देरासर है जहां मैं ऑडिटर हूं, कई साल से टैक्स नहीं भर रहे हैं। हमने इस तरह से प्लानिंग करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पैसा खर्च करना है, आप रिजर्व में रख के नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आज नहीं तो आज। एक और एग्जम्पशन है कि आपको डोनेशन, आपकी इनकम है, अभी आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो आज का आपको प्रोजेक्ट होगा नहीं, तो उसमें एक एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का प्रोविजन है। आपको ट्रस्ट में एक रिजोल्यूशन पास करना है, फॉर्म नंबर 10 भरना है और आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी डिटेल रिजोल्यूशन पास करके इनकम टैक्स ऑफिसर को देनी है कि भाई इस पर्पस के लिए हम पैसा इकट्ठा करने चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, तो हमें एक्यूमुलेशन की परमिशन दी जाए। समझो आप एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, अभी हॉस्पिटल को 3 साल 4 साल लगेंगे, तो आपको ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग में, जैसे मैंने मिनट्स का आपको इंपॉर्टेंट दिखाया, बिकॉज हर जगह मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था मिनट्स पूरी मेंटेन होनी चाहिए। काफी ट्रस्ट मिनट्स नहीं करते, हम देखते हैं, तो ये आप बराबर ध्यान रखिए कि ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग हो, मिनट्स हो, तो उसमें आपको ये रिजोल्यूशन पास करके ये करना है कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया हॉस्पिटल बनानी है, हमको 4 साल लगेंगे, तो ये आपको 5 साल तक, अप टू 5 years एक्यूमुलेशन मिलता है। तो 5 साल तक आपकी पूरी इनकम आप एक्यूमुलेट कर लीजिए और विद इन 5 years आपको वो पैसे वहां खर्च करने हैं। अगर आपने 5 साल का प्रोविजन कर दिया, पैसे स्पेंड कर लिए, तो भी आपको एक भी पैसा इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये भी आप इस तरह से, तो अगर आप, मेरे कहने का मतलब 1 2 3 4 जो मैंने बताया, अगर प्रॉपर प्लान करो तो चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत टैक्स नहीं लगेगा या तो मिनिमम लगेगा। तो ये सब प्रावधान है। तो चौथी बात ये है कि
बाकी सब इनकम टैक्स के प्रोविजन जो व्यापारी को लगते हैं उसमें काफी सब अभी ट्रस्ट को अप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रस्टों में लगा है कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो काफी प्रावधान करते गए। तो उसमें आपको एडवांस टैक्स भी भरना है। अगर आपका इनकम जैसे इंडिविजुअल का है वो टैक्सेबल है, तो आपको जिस तरह से हम इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं उस तरह से एडवांस टैक्स भी भरना है। टीडीएस का मैंने बताया, आपको टीडीएस भी काटना है, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है। कुछ साल पहले ट्रस्ट को जो हमारे बिजनेस को एप्लीकेबल था सेक्शन 40 एंड 40A कि जो हम कैश में पेमेंट करते थे और बिजनेस में अलाउड नहीं होता था, अगर आप 10,000 के ऊपर करते थे तो काफी ट्रस्ट फिर गवर्नमेंट के ध्यान में आया कि मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, कैश में खर्चे करके वाउचर में दिखा रहे हैं, तो वहां वो एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है। अभी आप 10,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट कैश में खर्च नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उसको आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो एक गोल्डन प्रिंसिपल रखे, एवरी पेमेंट फ्रॉम ट्रस्ट शुड बी बाय चेक, अकाउंट पे ही चेक। उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, कल कोई पब्लिक भी आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, हर टाइम आपके पास हर एक खर्चे का प्रूफ रहेगा। एक और बात है कि जब आप बैंक में एफडी रखते हो, कहीं पैसे रखते हो, अच्छा इसमें मैं एक बात बता लूं कि आप आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी से नहीं कर सकते हो। जो सेक्शन 35 ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और 11(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है कि यही सिक्योरिटी में, बैंक डिपॉजिट में, एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी भी प्राइवेट पार्टी को पैसे ब्याज पे नहीं दे सकते हो, ब्याज की लालच में कि वो 15% दे रहा है, 12% दे रहा है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट चैरिटी कमिश्नर और इनकम टैक्स दोनों में बताया गया है, और सब ये बैंक, एफडी, सिक्योरिटी और कुछ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बेल है या जो बड़ी है, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप ट्रस्ट से ले सकते हो, उनको आप जब डिपॉजिट रखो तो उनके पास से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि दे आर ऑथोराइज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट। वो आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज कोई भी कहेगा नहीं हमारे पास है, तो नहीं चलता है। आपको उनको बोलना चाहिए आप आपका जो परमिशन लिया है हमको दो, तो वहां पैसे रख सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ने ये बहुत सोचा है कि जहां पैसे आपके सेफ है, बिकॉज फ्रेंड अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, बिकॉज दिस इज नॉट आवर मनी, ये पैसे हमने पब्लिक ने हमको दिए, इसलिए इतना रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए आपको वो ध्यान रखना है कि आप कहीं जिस तरह से आप चाहो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो वो भी आप आपके सीए को पूछ सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो सेक्शन 11(5) एंड सेक्शन 35, उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक और प्रोविजन आया है 80G का। अभी इसमें काफी ट्रस्टी लोग हमको पूछ सकते हैं कि क्या हम कैश में डोनेशन ले सकते हो। आप कैश में डोनेशन ले सकते हो, लेकिन प्रोविजन अभी 2-3 साल से ये आया कि डोनर अगर 2000 के ऊपर आपको कैश देगा तो उनको 80G नहीं मिलेगा, और आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है प्रूव करने की कि भाई ये डोनेशन सही आदमी ने दिया है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ ए डोनर, कि भाई जेन्युइन डोनर है। ऐसा नहीं किसी ने 2 नंबर के पैसे आपको दे दिए और आपने जमा कर ली एबीसी नाम पे, किसी भी नाम पे। तो इसलिए 2000 के ऊपर डोनर को 80G नहीं मिलेगा। अगर 2000 के ऊपर है तो आपको अकाउंट पे ही चेक लेना है। और ट्रस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी जरूर है कि प्रूव करने की कि यस ये पैसे हमने सही आदमी से, मतलब आइडेंटिफाई सोर्स से लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम से एंट्री कर दिया एबीसी के नाम से। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है एनोनिमस डोनेशन, बिना नाम का डोनेशन। अभी पहले था कि भाई किसी ने एनोनिमस डोनेशन दे दिया और आपने जमा कर दिया। अगर आप एनोनिमस डोनेशन जमा करते हो तो उनके ऊपर आपको हाईएस्ट टैक्स भरना पड़ता है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आदमी आपको डोनेशन दे उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर सब आपको देना है। तो ये आप अभी बहुत रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं, आप कैश में डोनेशन मत लीजिए। जो आदमी आपको डोनेशन देता है उनका लेटर लीजिए, उनका पैन नंबर लीजिए, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। एनोनिमस डोनेशन रिलीजियस ट्रस्ट को एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी मंदिर, धर्मशाला, देरासर या टेम्पल या जो भी रिलीजियस गुरुद्वारा, उनको ही एनोनिमस डोनेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर
गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग हुंडी में पैसे डाल देते हैं, भगवान के चरणों में धर देते हैं, इसलिए उनको एग्जम्पशन रखा गया है कि रिलीजियस ट्रस्ट को उनका प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो अदर चैरिटेबल पर्पज है तो उनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो आप एनोनिमस डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अभी एक नया और प्रोविजन लास्ट ईयर आया है कि आपको जो डोनेशन आता है आपको रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स। अभी उनको जैसे आपका, आप व्यापारी लोग हो, आप जानते होंगे, जैसे आपका 26A में आपका इंटरेस्ट का टीडीएस और कोई भी टीडीएस आ जाता है, उसी तरह से आपको एक फॉर्म भरना होता है। जो डोनेशन आया, नेम, एड्रेस, पैन नंबर आपको ऑनलाइन भरना है। तो ऑटोमेटिक डोनर को, जो पहले आप सर्टिफिकेट देते थे एटीजी की, उसकी जरूरत नहीं रही। अभी 10BD फॉर्म आपको देना है, लेकिन ऑटोमेटिक 26A में आपका डोनेशन रिपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम इंटरेस्ट का टीडीएस क्लेम करते हैं 26A में और जो टीडीएस है, उसी तरह से वो 10BD फॉर्म के आधार से गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही आ जाएगा और उनको वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर आप ये कोई भी कंप्लायंस लेट करते हैं तो हर जगह पेनल्टी है, नहीं तो कोई कंप्लाई करेगा ही नहीं। गवर्नमेंट भी सही है, अगर मैं आपको ओपन रख दूं कोई चीज तो आप 2 साल 3 साल कंप्लायंस नहीं करो। हर एक की टाइम लिमिट है, तो उस टाइम लिमिट में आपको कंप्लाई करना है। अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो हर जगह पेनल्टी है। चैरिटी कमिश्नर में भी है, इनकम टैक्स में भी है। इसलिए बार बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझसे सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि जब अच्छे काम के लिए पैसे आए और हमारी निग्लिजेंस की वजह से, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से अगर गवर्नमेंट को वो टैक्स चला जाए तो ये सही नहीं है। और 10BD फॉर्म की काफी रिक्वायरमेंट है, वो आप आपके चार्टर्ड अकाउंट को बोलोगे, वो आपको बता देंगे क्या क्या उसमें डिटेल देना है। कॉर्पस डोनेशन है, ऑर्डिनरी डोनेशन है, क्या है वो आपको बता दे। मैंने इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी आपको बता दिया। तो ये सिंपल बेसिक जो इनकम टैक्स के रूल है मैंने आपको बताए हैं। उसमें भी आपको कोई शंका हो के कारण हो तो मुझे बताइए। वेरियस फॉर्म्स होते हैं। अगर आप, एक बार और बता दूं मैं आज के आयोजक को और किसी को, मेरे पास मैंने काफी पब्लिकेशन किए, किसी को भी जरूरत हो, धीरू भाई और मित्तल भाई, तो मैं पूरा कंप्लायंस का बुक आपको दे सकता हूं। जिसको भी चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए हैंड बाइबल हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको देखना है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज देयर, so we can publish and we can give them। और जैसे मैंने बताया कैश डोनेशन का, तो 269 ST सेक्शन में अगर आप 2 लाख से ऊपर कैश लेते हो तो आपको 60% टैक्स भरना होता है। तो आप एक गोल्डन रूल बना दो, एक पत्थर की लकीर, कि एक भी पैसा हम कैश में नहीं लेंगे। मुझे मालूम है डोनर ज्यादातर इंसिस्ट करते हैं, उनको ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे पास जो कैश है वो अच्छे काम में लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि किसी का टैक्स न भरा हुआ पैसा अच्छे काम में लगाए और वो जरिए से वो पैसे उधर आपको डाल दे। और आप भी जिम्मेदारी बनती है कि चलो भाई जो गवर्नमेंट के टैक्स नहीं भरा है उनके पैसे अच्छे काम के क्यों लगाए। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके से मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी डोनेशन लेना ही नहीं है और 2 लाख के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेना है। इवन डिटेल है, नाम है, एड्रेस है, लेकिन 2 लाख के ऊपर वो डोनेशन, इवन भी डिटेल, वो आदमी खुद खड़ा रह के बोलेगा कि मैंने 2 लाख दिए, उनका भी आपको नहीं लेना है। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और ये रिस्ट्रिक्शन ट्रस्ट के लिए नहीं, हर एक व्यापारी के लिए भी है। आपके पास कोई माल लेने आता है, उसका भी आप 2 लाख के ऊपर से कैश में बिजनेस नहीं कर सकते हो। इवन दो आदमी खड़ा रह के खुद बोलेगा कि मैंने दिया है, भले उसने ऑफिशियल पैसे से दिया है, फिर भी आप नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान में रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेंज रिपोर्ट का पब्लिक ट्रस्ट का है, उसका आपको इनकम टैक्स में भी अभी वो देना है, तो जरा याद रखिए। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगस्त 2022 में आई है। और इसके बाद मैं फ्रेंकली आपको बोलूं कि हम काफी लोगों को सलाह देते हैं कि अगर आप बराबर मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप ट्रस्ट मत बनाइए। जैसे
मैंने बताया कि आपको ऑडिट करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। पहले ट्रस्ट के लिए कोई लिखा नहीं था क्या क्या बुक्स करना है, तो बुक्स मेंटेन करना है, वो अभी प्रिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या बुक्स आपको मेंटेन करना है। बुक्स तो ठीक है, नॉर्मल बुक्स है, कैश बुक, लेजर एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसके साथ पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट आया है। अगर आप पढ़ोगे तो आप हाथ जोड़ दोगे, इतना मैं कहाँ मेंटेन करूंगा। अगर उसका भी चाहे तो लिस्ट मेरे पास तैयार है, बहुत लंबा लिस्ट है, मैं पढ़ना नहीं। मतलब इन शॉर्ट हर एक चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। तो अभी एक ये ऐसा हो गया है कि जैसा आप ऑर्गेनाइज बिजनेस करते हो उसी तरह का आपको ट्रस्ट को चलाना है। मैं काफी लोगों को अभी सलाह दे रहा हूं कि आप छोटे छोटे कामों के लिए ट्रस्ट मत बनाइए, क्योंकि बहुत आपको कंप्लायंस बहुत हैवी हो गई है। तो ये रूल 17A करके अगस्त से आया है और वो 1/4/23 से एप्लीकेबल होगा। तो ये साल में तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/4/23 से आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे और ये बहुत एक दिक्कत वाली काम होगी। आपको कॉम्पिटेंट स्टाफ रखना पड़ेगा। तो आप जब ट्रस्ट का बजट बनाओ, ट्रस्ट के खर्चे के बारे में सोचो, तो आप जो एक आदमी से काम चलता था अभी वो नहीं चलने वाला है। दूसरा, आपको एजुकेटेड स्टाफ चाहिएगा जो कंप्लायंस कर सके, हु इज कंप्यूटर नॉलेजेबल, ये सब लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अभी एक जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट था कि ट्रस्ट है किसी रिटायर आदमी को रख लिया और संभाल लेगा, वो नहीं चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड आदमी को रखना पड़ेगा और ये सब आपको मैनेजमेंट में देखना पड़ेगा। बड़े बड़े ट्रस्टों को ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जो मीडियम साइज के ट्रस्ट है या छोटे ट्रस्ट है उनके लिए और ये बहुत दिक्कत वाली बात होना चाहिए। तो रूल 17A आप पढ़ लीजिएगा, आपके सीए को बोलिए कि हमें बताइए। और जैसे मैंने आपको बोला, आपको किसी को भी चाहिए, मेरे पास सब चीज रेडी है, मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने नटसेल में आपको पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के बारे में बताया, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया। तो ये एज ए ट्रस्टी जो मुझे लगा आपकी जानकारी में होना चाहिए। बाकी तो कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है ट्रस्ट को। आज ही एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही खराब जजमेंट आया है, अभी शाम को, कल ही आया है, वो अलग बात है। अभी उसमें तो जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के है उसमें आया है कि कॉस्ट के ऊपर आप कुछ बेचोगे तो आपका एग्जम्पशन जाएगा। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, तो ट्रस्ट को बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपको संभाल के सब काम करना है और ये सब चीज के लिए आपको कॉम्पिटेंट आदमी रखना पड़ेगा। और मतलब जो ये डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करने हैं बहुत बहुत टाइडी डिटेल डॉक्यूमेंट्स है। तो आपको ये खास उनका एक स्टडी कर लीजिए, और चाहिए तो मैं उनका आपको सर्कुलर भी भेज सकता हूँ, आयोजक को भेज दूंगा, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। आपके सीए को भी आप पूछ सकते हो, लोकल सीए को, वो भी आपको सबको मालूम है, बता देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये इन नटशॉर्ट 45 मिनट्स हुआ है। मैं ज्यादा आपका समय, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि ड्राई सब्जेक्ट है और आप जो प्रोफेशनल नहीं है उनको बहुत मैं काफी जब बोलने जाता हूं मुझे मालूम है, तो जितना सिंपल हो सके उतना मैंने रखने की कोशिश की है। आज का उद्देश्य ये है कि आपको बताया गया कि रजिस्टर करना है, मिनट बुक रखना है, चेंज रिपोर्ट फाइल करना है, कैश में डोनेशन नहीं लेना है, टीडीएस काटना है, एडवांस टैक्स भरना है, रिटर्न भरना है, राइट। और आप पैसे बोरो नहीं कर सकते, मिनट बुक मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, आप बेसिक है याद रखिए। फिर आपके सीए है, आपको पूछो सर मैं कर रहा हूं, जैसे परमिसिबल है कि नहीं है, तो आप कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है कि मुझे ये नहीं करना है, तो आज का मेरा एक फोकस यही था कि आप ये चीज दिमाग में रखिए कि हाँ भाई, उस दिन जब बात हो रही थी तो ऐसा कुछ बताया गया था कि भाई 2 लाख के ऊपर मैं कैश नहीं ले सकता हूँ, तो गो एंड टॉक टू योर सीए कि सर ये मैं करूँ या नहीं करूँ। ना ही बोलेंगे। 2000 के ऊपर काफी लोगों के ये है कि हम डोनेशन नहीं ले सकते। आप ले सकते हो, डोनर को एटीजी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उनकी आइडेंटिटी तो बतानी पड़ेगी। आप एनोनिमस डोनेशन नहीं, बहुत बड़ा इश्यू है, रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जम्प्ट है, बाकी ट्रस्ट को नहीं है। तो आप बिना नाम के हुंडी में डाल दिया, ये कर दिया, ऐसा करके आप डोनेशन नहीं ले सकते। ये बेसिक थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है जो विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स हम कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने कवर करने की कोशिश की है। दूसरे बहुत 2 बड़े सब्जेक्ट है जो अपने आप में एक विषय है, लेकिन मैं सिर्फ टचअप कर रहा हूँ 5-10 मिनट में।
सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी एक गवर्नमेंट ने बड़ी कंपनियों पे ये एक बोझा डाल दिया है कि भाई आपको कंपलसरी डोनेशन करना है। एक्चुअली एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि भाई आप किसी पे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो कि सोशल काम करो, लेकिन अभी गवर्नमेंट को कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी थी तो उन्होंने ये लाए हैं। तो जो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें एक CSR करके कंसेप्ट है, वो हर साल पैसा खर्चना चाहते हैं। तो आप ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करिए। प्रोसीजर ज्यादा उनकी है, आपकी भी है, लेकिन उनकी कमिटी बननी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा, काफी एक अपने आप में सब्जेक्ट। तो आज मैं उसको लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। अगर आप ये CSR जानते हो तो आप उन कंपनियों को अप्रोच कर सकते हो और बड़ा फंड आता है। लेकिन जनरली वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं देते हैं कि उनको दे हैव टू स्पेंड 2% ऑफ देयर प्रॉफिट। तो आज बड़ी कंपनी का जो बड़ा प्रॉफिट है तो 2% इज अ बिग अमाउंट। तो आप एक छोटी छोटी चीजों के लिए जाओगे तो आपको नहीं देंगे। सेकंड, बहुत मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो ट्रस्ट है जैसे करुणा फाउंडेशन है, सद्भावना है, जिसका वेल नोन सबको मालूम है। और ये क्यों ट्रस्टवर्दी है? बिकॉज ये जो प्रोसीजर मैंने बोली वो करते हैं, मिनट्स बुक मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, ऑडिट करते हैं, इनकम टैक्स में फाइल करते हैं। तो उनका एक एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं ये ट्रस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे। जैसे आपका एनवायरनमेंट का काम राजकोट में मैंने सुना है, गुजरात में हो रहा है, तो वो ऐसे जो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए CSR भी मिलता है। आपको कंपनी को अप्रोच करना होता है, उनको प्रोजेक्ट देना है, उनकी पूरी फॉर्मेलिटी है। तो एक आप दिमाग में रखिए कि अगर मुझे बड़ा प्रोजेक्ट करना है और मैं ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइज ट्रस्ट हूँ या तो NGO हूँ तो आपको पैसे मिल सकते हैं उनकी एक पूरी। लेकिन उसके सबसे एक याद रखिए कि आपको अभी एक ही पहला काम करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ कंपनी MCA में होता है, वहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्रोच कर सकते हो। का प्रोजेक्ट बनाना विधि बहुत है तो वो आप एक कर सकते हो। सबसे बड़ा एक तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अभी तो सबको मालूम है लेकिन एक समय ऐसा था कि काफी लोगों को ये नहीं मालूम था, उसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसमें ऐसा प्रावधान है कि किसी भी फॉरेन सोर्स से आप डोनेशन नहीं ले सकते हो विदाउट आपका ट्रस्ट FCRA में रजिस्टर्ड है या तो आपने प्रायर परमिशन ली है। किससे आप पैसा नहीं ले, मैं आपको सिंपल बताता हूं। वर्ड है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स मींस एनी फॉरेन सिटीजन। सबसे पहला, इवन इफ इट इज अ इंडियन बट इज अ फॉरेन सिटीजन, आप उनसे पैसे ये FCRA के अंदर नहीं ले सकते हो। फॉरेन कंपनी, उनसे आप नहीं ले सकते हो। फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी, उससे भी आप नहीं ले सकते विदाउट विद प्रोसीजर आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा आप ऐसे ही ले लिया चेक, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा एक छोटा पॉइंट मैं आप बताना चाहता हूं कि इंडिया में कहीं कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेन कंपनियों की होती है। दे आर ऑल्सो इन फॉरेन सोर्स। तो कभी आप अननोन ले लेते हो, जैसे यूनिलीवर है, सिटी बैंक है, ICI, जो फॉरेन उनका 50% 1% या शेयर है, तो उससे भी आप पैसे नहीं ले सकते हो। आपको जानना जरूरी है कि भाई आप फॉरेन सोर्स हो के नहीं, तो उसके बिना आप उनसे पैसे नहीं ले सकते हो। उनका भी रजिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत जनरली वो कहा गया कि आपको 6 महीने में देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। और उसके लिए आपका स्पेशल डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट न्यू दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलता है, उसमें ही पैसा जमा होता है। तो जनरली अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इसमें जाना 1-2 लाख रुपया का, मैं जहाँ ट्रस्टी हूँ कभी आते 2-5 लाख रुपया हम ना बोल देते हैं कि उनके लिए मुझे इतना लंबा, साल में समझो मुझे 5 लाख रुपया आ रहा है तो मैं उसके लिए मुझे जाना नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट्स आपको सेपरेट मेंटेन करने होते हैं। आपको जो प्रोजेक्ट के लिए है उसके लिए ही पैसा स्पेंड करना है, और चैरिटी कमिश्नर, इनकम टैक्स के उपरांत आपको होम मिनिस्टर में उनके अकाउंट फाइल करना होता है। ये आप थोड़ा सोचेंगे, समझ जाओगे कि किस पर्पस के लिए कंट्रोल आया है। कि काफी इस तरह से फॉरेन से पैसे आते थे, जो आते तो चैरिटी के नाम से, लेकिन चैरिटी के लिए यूज नहीं होते थे, कहीं और पर्पस के लिए यूज हो रहे थे। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होके ये लाना पड़ा। गुजराती में एक कहावत है कि सूखा बेगू लीलू भी बढ़े। इट इज लाइक दैट ओनली कि भाई कुछ लोगों ने गलतियां की है और कोई जेन्युइन ट्रस्ट भी भुगत रहे हैं।
तो ये आपको बेसिक दिमाग में रखना है कि मैं फॉरेन सोर्स से पैसा नहीं ले सकता। उनकी भी काफी लंबी प्रोसीजर है और बहुत उसमें बहुत इंक्वायरी होती है, आपका सब ट्रस्टियों की भी इंक्वायरी होती है, इवन आपके वहाँ के लोकल पुलिस आके आपकी इंक्वायरी करती है, काफी प्रोसीजर है। तो अगर अनलेस एंड अनटिल आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो ये आप इसमें जाइए, लेकिन यस विद दिस कंप्लायंस यू कैन टेक द मनी और बहुत बड़े पैसे आ सकते हैं। लेकिन एक खास जो मैं बता रहा हूं कि कभी हमको ये लगता है कि भाई हमारा तो इंडियन है, राजकोट से, अहमदाबाद से, बंबई से एक आदमी बैठा है न्यू जर्सी में दे रहा है, तो पहले उसको पूछो आर यू फॉरेन सिटीजन। अगर वो फॉरेन सिटीजन बन गया है तो आप उससे नहीं ले सकते। अगर वो वहां रहता एनआरआई है लेकिन सिटीजन इंडिया का है तो आप ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब रुपी में भी नहीं ले सकते। कई लोग हमके साथ वो तो रुपी में पैसे दे रहे, रुपी और डॉलर और यूरो करेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ इज अ फॉरेन सोर्स आप पैसे नहीं ले सकते हो। इतना आप आपका दिमाग में रखिए और कभी ये गलती मत करिए कि उनका कॉम्प्लिकेशन बहुत है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है। तो बिकॉज इट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय होम मिनिस्ट्री। जो आप लोग समझदार है वो समझ गए होंगे कि होम मिनिस्ट्री यहाँ क्यों आ गई, उसका भी एक रीजन है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप सोचोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसी कैसी एक्टिविटी इन पैसों से होती होगी कि होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, CSR का आप एडवांस ले सकते हो, और पब्लिक ट्रस्ट और इनकम टैक्स के जो प्रोविजन बताए, खास करके मैंने आपको एग्जम्पशन के लिए बताया कि किस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो। तो ये चीज है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, जो मेरे प्रोफेशनल करियर में देखा है काफी ट्रस्ट मिनट बुक मेंटेन नहीं करते हैं, वो गलती आप मत करिए। क्योंकि चैरिटी कमिश्नर की कभी इंक्वायरी आएगी तो सबसे पहले मिनट्स बुक मांगेगा। अगर किसी को आपके ऊपर कुछ बदनामी करनी है तो सबसे पहले आपके अकाउंट्स को चैलेंज करेगा वो आदमी, और हम काफी देखते हैं क्योंकि वही तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई इतना पैसा आ रहा है, कहाँ गया, क्या हुआ, किस तरह से खर्च। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अकाउंट सही हो, ऑडिट हो, सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो। और अभी तो रूल 17 आ गए, आपको बाय डिफॉल्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसमें सबसे अगेन अगेन आई एम रिपीट इज अ मिनट बुक। मिनट बुक का महत्व बहुत है, बिकॉज इंडिविजुअल डिसीजन, फैमिली डिसीजन हम बैठ के लेते हैं, ट्रस्ट का डिसीजन का एविडेंस मिनट बुक ही है। तो ये बहुत आप ध्यान रखिए, केस में ट्रांजैक्शन मत करिए, और जहां तक हो सके पूरा ट्रांजैक्शन अकाउंट पे से करिए। तो आई एम श्योर, और टाइम लिमिट टाइम लाइन है उसको मेंटेन करिए, वो आप लिख के रखिए आपके ऑफिस में कि ये दिन को TDS का रिटर्न, इस दिन को ये, और अच्छा एक प्रोफेशनल आदमी को एम्प्लॉय करिए। और प्लीज प्लीज, मैं जहां ट्रस्टी हूँ वहां भी मेरे ट्रस्टियों को बोल रहा हूँ, कभी ये जमाना गया कि बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर हमारा काम करेगा, कोई रिटायर्ड आदमी काम करेगा, नहीं। अभी कंप्यूटर से भी जो कंप्लायंस कर सके, जिसको नॉलेज है, उनकी आपको जरूरत है। इतने पैसे में से एक आध और आदमी का भले आप खर्चा करिए, लेकिन आपकी शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीसफुल, और जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है आपको और डोनेशन मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं एक हॉस्टल में हमारी कम्युनिटी में हूँ, हमको पैसा इतने आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिटिबिलिटी कि यहाँ जो ट्रस्टी और प्रोफेशनल है सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो लोग ढूंढते हैं अच्छे ट्रस्ट को, बिकॉज हर एक के अंदर करुणा है। एक आप बेसिक समझ लो बिफोर आई कंक्लूड कि हर एक को कुछ समाज के लिए करना है, लेकिन वो ढूंढते हैं काफी टाइम तो कि किसको दे पैसा। जितने आपकी क्रेडिटिबिलिटी ज्यादा, जितना आपका ट्रस्ट एक्ट का, इनकम टैक्स का, सब जितना कंप्लायंस है, जितने सही है, ऑडिट है, टाइम में है, उससे ज्यादा वो काम तो आपका देखते ही है वो कि भैया ये काम हो रहा है, ये काम। तो आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। और अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, आज नहीं कभी भी। और कोई भी आपको रिटर्न चीज में ये कंप्लायंस चाहिए तो धीरू भाई है, मित्तल भाई है, आप उनको बता दीजिए, हम आपको कॉपी दे देंगे। और आपके पास रखिए और उनको निरंतर पढ़ते रहिए और उनको फॉलो करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच आज के आयोजक को, खास करके मित्तल भाई, धीरू भाई और सबको मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये भी एक मुझे हमेशा लग रहा है, मित्तल भाई कह रहे थे बिजी है, बिजी तो सब है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास 24 घंटे, लेकिन ये इट इज गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। हमको सब सोसाइटी नहीं दिया है, हमारे क्लाइंट, हमारे व्यापार में ग्राहक, ये सब सोसाइटी है। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को खुद दे। तो उस भावना से मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई संस्था में भी हम कर रहे हैं, ये यहाँ के ट्रस्टी भी कर रहे हैं। तो आपको सबको खूब को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आप ट्रस्टी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए। थैंक यू सो मच।
तो अशु भाई हमारे साथ जुड़े और मोर देन आई थिंक 1 आवर आपने हमको सब ये एनजीओ के लिए और कैसे कंप्लायंस को मेंटेन करना है, कैसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में जो आम आदमी भी समझ सके ऐसा गाइडेंस दिया है। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और टू मित्तल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद धीरू भाई। जैसा कि जोबन पुत्रा साहब ने हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। एक व्यूअर का एक क्वेश्चन आया सर, विथ योर परमिशन। एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन? ओके, जनरली कोई ऐसा नहीं है। आपके ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होने चाहिए। तो चाहे आप एनजीओ इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग फॉर्म में, लेकिन आप बेसिकली हर चीज में आपके ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होना चाहिए। Is it must for NGO to have charitable objectives only? या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है ही तो आपको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो ही आपको रजिस्टर होगा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में। ये तो सेक्शन 8 कंपनी भी है जिसका मैंने आज जिक्र नहीं किया, मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी भी चैरिटेबल कामों के लिए है, उनको भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। जो कंपनी का जो एमसीए में वो रजिस्टर होती है, आरओसी जिसको हम पहले बोलते थे। तो सेक्शन 8 कंपनी भी आज लोग बना रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा कन्वीनियंस है चेंज ऑफ डायरेक्टर्स का, वो ट्रस्टी का करने में, ये सब चीजें। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज शायद बता दूं आपको, जो मेरे लगता है मुझे बोलनी चाहिए थी, कि आप अगर कोई भी इमोल प्रॉपर्टी बेचते हो ट्रस्ट की, तो आपको परमिशन चैरिटी कमिश्नर की लेनी चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखना। मूवेबल और इमूवेबल एनी प्रॉपर्टी? हाँ अशोक भाई, मूवेबल और इमूवेबल एनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए परमिशन की जरूरत है? इमूवेबल एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मूवेबल का आपको चेंज अगर बड़ा है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे एफडी है उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नहीं, फॉर एग्जांपल कार बेचनी है, कोई ट्रक है हमारे पास ट्रस्ट का, तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप इन्फॉर्म कर दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली इमोल प्रॉपर्टी, आप जो एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं उसका ये, नहीं तो फिर बहुत वो प्रोसीजर लंबी हो जाती है। चलो सबमिट करते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जोबन पुत्रा साहब, आपने हमारे साथ 1 घंटा बिताया। आपका अपने बहुत व्यस्त समय से, और आपने ये भी तत्परता जाहिर की कि किसी को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भेज देंगे। मैं आपसे विनती करूंगा आप हम सबको भेज दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, या फ्यूचर में भी ये यूट्यूब पे जाएगा और फेसबुक पे तो परमानेंट रहेगा, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका समाधान आपके बहुत ही सरल, लेकिन पूरे विषय को आपने बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर लिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे दर्शकों की ओर से, और सभी दर्शकों से भी विनती है कि आप भी इस वीडियो को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो चैरिटेबल काम कर रहे हैं वो अनइंटेंशनली कोई तकलीफ में ना पड़ जाए। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आफ्टर 1/4/2023 से तो बहुत सारे रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो हम सबका भी ये फर्ज बन जाता है कि अच्छे से अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, प्रोफेशनल हो, और ये पूरे फाइनेंशियल कंप्लायंस समझ पाए, ऐसे ही लोगों को हम अपने ये पूरी अकाउंटिंग सिस्टम या चैरिटी के साथ जो भी काम करना है वो उसको ही हैंड ओवर करें। ताकि ज्यादातर देखा गया है कि जैसे बिजनेस में जिस तरह का प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज या एक्सपीरियंस हम ढूंढते हैं, इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कम होता है, क्योंकि हम समाज के पैसे से कर रहे होते हैं। तो ताकि सभी ट्रस्टियों का ऐसा मानना होता है कि कम से कम पैसे वाले आदमी लेंगे तो इतनी संस्था की बचत होगी, बट ये अभी नहीं चलने वाला है, एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल फील्ड। ऐसा ही हमको जोबन पुत्रा साहब ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में भी हम आपको आपकी एडवाइस लेते रहेंगे। आज का इस वेबिनार हम संपन्न करते हैं। भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम।